हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षा क्लास स्टडी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे बिहार की स्थिति के बारे में, बिहार की आय के बारे में, टोटल चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि बिहार की स्थिति क्या है। मतलब यहाँ पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो होता है हमारे पास क्या कहते हैं, राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे कि प्रोफेसर रैगनर नाम की एक व्यक्ति थे। प्रोफेसर रैगनर, बिहार के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बिहार पर यह कुचक्र लागू होगा, यह किसी भी स्थिति में लागू हो सकता है। यह पूछता है आपसे कि यह कोट किसने दिया था, यह कोट किसने लिखा था कि गरीबी ही गरीबी के जन्म देती है। तो आपके एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, जन्म देती है। इस क्योट्स को कहा था किसने? प्रोफेसर रैगनर ने कहा था। रैगनर नर्क्स एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इस बात को रखा था कि आखिरकार गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अब किस हिसाब से इन्होंने कहा था वो बहुत ही सटीक तरीके से इस बात को रखे थे। आज मैं वही आपको समझाने जा रहा हूं कि अब इसमें इस बात को आप समझ जाओगे पूरी तरीके से कि कैसे गरीबी गरीबी को जन्म देती है। जो क्षेत्र या जो भी व्यक्ति या जो परिवार गरीब है तो डेफिनेटली वो गरीब ही रहेगा। वह इस बात से पता चलता है। इनके दिए हुए एक चक्र है, जो चक्र नहीं, उनको कुचक्र कह सकते हैं, जिनका नाम उन्होंने दिया था गरीबी का कुचक्र। तो आज हम वो पॉइंट पढ़ते हैं, फिर हम लोग अमीरी का कुचक्र भी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गरीबी का कुचक्र, जिसने किसने दिया था? रैगनर ने। जिसे किसने दिया था? रैगनर नामक अर्थशास्त्री ने दिया था। चलिए हम बनाते हैं। देखो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके कारण से आवाज के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप लोग समझिए वैक्सीन लेने के बाद क्या हालत है हमारी। चलने की स्थिति में ना होने के बावजूद भी आज क्लास दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको पता है किसी भी व्यक्ति का आय के पैमाना एक बहुत ही अच्छा पैमाना होता है उसकी स्थिति को मापने के लिए, कि वह विकसित है, वह अमीर है या गरीब है। इस चीज को मापने के लिए हमारे पास आय का पैमाना बहुत अच्छा है। तो आय का मतलब क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय, मतलब उस परिवार में लोग कितना कमाते हैं उस बात पर चर्चा करेंगे। तो जब आय जिस घर का कमजोर है वहां पे शिक्षा में पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अपने खाने पीने अपना ऐश से फुर्सत ही नहीं मिलेगा, तो शिक्षा पे कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे? जहां पर शिक्षा कमजोर है वहां पर बाल विवाह अधिक होगा, लोग वहां पर शादियां बहुत जल्दी करेंगे, और जब शादियां जल्दी करेंगे तो वहां पर जनसंख्या बहुत जल्दी पूर्ति होगा, और जनसंख्या की पूर्ति होने से फिर वही हाल कि आपको पता है किस प्रकार से राष्ट्रीय आय में या प्रति व्यक्ति आय में जब भी जनसंख्या की बात आती है तो वो पछाड़ देता है उस बात को। तो बिल्कुल उसी प्रकार से कि जिस भी घर का प्रति व्यक्ति आय कमजोर होगा उस घर का ये सारी की सारी स्थिति, मतलब गरीबी रेखा निरंतर। जिसके पापा गरीब थे आगे चल के उसके बेटे गरीब होगा, फिर उसके बेटे गरीब होगा, फिर उसके बेटे गरीब होंगे, निरंतर ये चलता रहेगा। कैसे? आइए इनकी कुचक्र के अनुसार हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इसका नाम देते हैं गरीबी का कुचक्र। क्या नाम देते हैं? गरीबी का चक्र, नहीं कुचक्र। ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये गरीबी का कुचक्र है, इसको समझते हैं। तो आय नहीं है मतलब प्रति व्यक्ति आय, तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय से ही शुरू करते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम। जब प्रति व्यक्ति आय कम है तो शिक्षा पे क्या होगा? कमी आएगी। शिक्षा में कमी। जब शिक्षा में कमी आएगी लोग इस बात को समझेंगे नहीं। जब शिक्षा में कमी आएगी तो ये लोग इस बात को समझेंगे नहीं, हमारे पास शिक्षा में होगा शिक्षा में कमी। अब शिक्षा में कमी है
तब हमारा ये बात आ जाता है कि लोग बाल विवाह करेंगे, बाल विवाह करेंगे। और जब बाल विवाह करेंगे तो जिस स्थिति में बच्चे पैदा होने चाहिए उससे पहले वाली स्थिति में बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी, मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी, जनसंख्या में बढ़ोतरी। और जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा तो फिर यही रीति स्टार्ट हो जाएगा आपका, वो क्या, प्रति व्यक्ति आय में कमी। क्योंकि उनके जितने भी परिवार में उनके लोग उपस्थित हैं वो सबके सब तो कमाएंगे नहीं, और एक ही व्यक्ति कमा करके उनके सारे के सारे ख्वाहिशों को पूरा करेगा। तो जितने भी व्यक्ति सब नहीं कमा रहे हैं तब प्रति व्यक्ति आय क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या तो अपने हिसाब से बढ़ ही रहा है, तो उस घर का विकास कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर किसी भी घर को अगर विकास करना है तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। अगर उस घर का प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे। जब वो शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तब वो बाल विवाह करना बंद करेंगे, बाल विवाह करना बंद करेंगे तब उसका जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा, तो जनसंख्या उनके कंट्रोल में होगा। जब जनसंख्या कंट्रोल में होगा तो पुनः यही चक्र चलेगा। तो वो अब इतना कमाएंगे, उनका परिवार इतना कमाएगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो संजो कर रखना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके परिवार में जितने भी व्यक्ति है वो कमाने वाला ज्यादा है, खाने वाला कम है। जो धनी परिवार है उनमें वही होता है, कमाने वाला ज्यादा है, खाने वाला उसके अनुपात में कम है। लेकिन गरीब परिवार में हम गरीब क्यों है? इसके कारण से क्योंकि खाने वाला ज्यादा है और कमाने वाले क्या है? कम है। तो उस स्थिति में हम लोग देखे थे। तो हमारा ये हो गया गरीबी का कुछ चक्र, जिसे प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो शिक्षा में कमी होगी, शिक्षा में कमी है मतलब बाल विवाह करेंगे लोग, बाल विवाह करेंगे तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, आपातकालीन स्थिति में जनसंख्या बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब जिस वक्त बढ़ना नहीं चाहिए उस स्थिति में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी मतलब प्रति व्यक्ति आय में पुनः फिर कमी, और पुनः फिर यही चक्र चलेगा। तो ये हमारा किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर रैगनर के द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर रैगनर, याद रखिएगा। और प्रोफेसर रैगनर ने कहा था गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ये भी बात आपको कोर्स में पूछते हैं, याद रखिएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। अब हम लोगों को पढ़ना है एनआई के बारे में। हमने बिहार के बारे में पढ़ लिया। अब आज हम लोग समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, एन आय। आप लोगों को मैं जो पढ़ा चुका हूं नेशनल इनकम, लेकिन वो नेशनल इनकम स्पेशली हम जस्ट परिभाषा के तौर पर आपको बता दिए थे। जितने भी लोग होते हैं किसी खास देश में, उनकी प्रति व्यक्ति आय को जब जोड़ दिया जाता है तब प्राप्त कुल आय हमारा क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। तो हम वो परिभाषा वहीं तक सीमित रखेंगे। अब हमारा जब इस चैप्टर का नाम ही है राज्य और राष्ट्र की आय, तो हम इसमें स्पेशल तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इसकी उचित परिभाषा को हम लोग देखने से पहले कुछ अर्थशास्त्रियों के परिभाषा इंपोर्टेंट है कि उनके अनुसार से कि कैसे राष्ट्रीय आय किस प्रकार से रखा गया, ठीक है, किस प्रकार से होता है, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय, इनके परिभाषा के लिए अभी तक बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, उसमें से 3 व्यक्ति का परिभाषा सबसे उच्चतम माना जाता है। उनके 3 व्यक्ति के परिभाषा को ही अच्छा रखा गया है और उन्हीं के अनुसार से इसका परिभाषा दिया जाता है। वो 3 व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति इसमें से शामिल थे, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा जो था उनका नाम था प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू। और तीसरे व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम था प्रोफेसर फीसर। प्रोफेसर फीसर, याद रखिए ये 3 व्यक्ति के जो परिभाषा, इन 3 व्यक्तियों ने जो परिभाषा दी, इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषा दिया राष्ट्रीय आय का, उन्हीं अनुसार पे हम लोग राष्ट्रीय आय का परिभाषा ज्ञात करते हैं।
अब आइए हम बारी बारी से तीनों के अपने विचार हम लोग पढ़ते हैं कि तीनों के अनुसार से राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल के बारे में, दूसरा बार हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर पीगू के बारे में, तीसरा बार पढ़ेंगे प्रोफेसर फिशर के बारे में। ठीक है, तो पहला हम प्रोफेसर मार्शल उठा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। प्रोफेसर मार्शल फर्स्ट नंबर हम लोग ले लिए, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था? ध्यान, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक या अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए हम इसको लिखते हैं और पुनः इस बात को समझते हैं। किसी देश की श्रम एवं पूंजी का श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक या अभौतिक वस्तुओं भौतिक या अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए हम पुनः इसको समझते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने किसे राष्ट्रीय आय कहा है। तो ये कहना चाहते थे किसी भी देश की श्रम एवं पूंजी, तो कोई भी देश किस पर टिका हुआ है? अपने श्रम पे, मतलब वहां पर उपस्थित जितने भी लोग जो मेहनत करते हैं उनका श्रम हो गया, और पूंजी, जितने भी पूंजीवादी लोग हैं वो क्या करते हैं? अपना पूंजी जहां इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर ये लोग अपना मेहनत करने जाते हैं, अपना श्रम देने जाते हैं, वह हो गया हमारे पास। तो श्रम एवं पूंजी का क्या चीज पर? उसके प्राकृतिक साधनों पर, मतलब जहां से वो प्राप्त होता है साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक या अभौतिक, मतलब हम लोग जो उपयोग करते सो और ना उपयोग करते सो, भौतिक या अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के सेवाओं का शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। पुनः इस बात को समझिए, इनके कहने का मतलब कि एक निश्चित देश में कि जो भी, मतलब प्रति वर्ष, मतलब जो भी एक साल के अंदर में, मतलब श्रम और पूंजी के द्वारा उन प्राकृतिक वस्तुओं पर जो उपयोग करने वाली वस्तुएं उनका प्रयोग जो करते हैं, बनाते, उसका निर्माण जो करते हैं, उनका जो कुल आय निकाला जाता है, विभिन्न प्रकार के सेवाओं पर जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, मतलब उसका जो कुल आय निकाला जाता है वही उस देश का क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। तो ये अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार था। अब इसमें देख लीजिए क्या चीज पर लगा रहे हैं? तो साधनों पर, मतलब उपभोग,
उत्पादन के साधनों पर ये अपना उपयोग कर रहे हैं। ये बातें जो बोले थे ना, ये अपना उत्पादन के साधनों पर, मतलब प्राकृतिक साधनों से जो निर्माण होता है उस पर अपना विचार रखे थे। इसके अनुसार से वह राष्ट्रीय आय है। अब आगे देखिए, हम लोग आगे समझते हैं, जिसका नाम है प्रोफेसर पीगू। तो प्रोफेसर पीगू और अल्फ्रेड मार्शल, इन दोनों के अनुसार से इनका परिभाषा देखें तो हल्का हल्का लगभग सेम मिलता है, क्योंकि दोनों ने उपभोग के वस्तुओं पर ही अपनी बात रखी थी। आगे ध्यान दीजिए, अब हम लोग अल्फ्रेड मार्शल नहीं, अब लोग प्रोफेसर पीगू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू, हर्षिकार नहीं दीर्घिकार होगा, प्रोफेसर पीगू। अब प्रोफेसर पीगू क्या कहते हैं? राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वास्तविक आय का वह मांग है, राष्ट्रीय आय किसी समाज की वास्तविक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता। देखिए, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, मतलब कुछ अंतर जरूर है। अल्फ्रेड मार्शल को देखे तो और इनका देखे तो हल्का सा अंतर है। अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ और सिर्फ उत्पादन के वस्तुओं पर ही ध्यान दिया था। ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्या दिमाग दे दिए थे कि जो लोग यहां काम करते हैं या विदेशों में रह करके काम करते हैं, वो लोग भले विदेश में काम करते हैं, लेकिन वो कहां के लिए काम करते हैं? अपने देश के लिए। वो जो कमाते हैं उसका अंश कहां उपयोग करते हैं? अपने देश में प्रयोग करते हैं। तो वो जो कमाते हैं सो भी हमारे देश में इंक्लूड होता है। इस बात पे इन्होंने क्या किया था? जोर दिया था। तो राष्ट्रीय आय किसी समाज के वास्तविक आय का वह भाग है, मतलब किसी समाज किसी खास जगह की बात कर रहे हैं कि वास्तविक समाज के आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय, कहने का मतलब जो भी व्यक्ति है जो विदेश में काम करते हैं, वो अब आखिरकार वहां धन कमाने गए, वो मेहनत करते, वहां से मजदूरी लेते हैं, पैसा लेते हैं वहां से, और तब उसका उपयोग करते हैं। तो वही कह रहा है कि विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है, जिसे क्या कहते हैं? मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। मतलब वो जो भी वहां पे कमाते हैं तो किस रूप में लेते हैं? वो मुद्रा के रूप में लेते हैं, उसका प्रयोग यहाँ आकर के हमारे देश में करते हैं। वो वहां से पैसा भेजते हैं, जो मान लीजिए विदेश में जो काम करते हैं, वहां जिनका बेटा बेटी है, जिनके पापा जी वहां पर पैसा भेजते हैं, यहाँ पर हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। भले इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन है तो मतलब दूसरे जगह काम करते हैं, लेकिन पैसा यहाँ का प्रयोग होता है, वहां पैसा यहाँ पर प्रयोग होता है। तो वो पैसा भी भले दूसरे देश में है, लेकिन उस पैसा का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं। तो इस रूप पर जोर दिया था किसने? प्रोफेसर पीगू में। मतलब जिसमें किसका? विदेशों से प्राप्त आय को भी क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तब इनके अनुसार से हमारा प्रोफेसर पीगू का अनुसार हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट है वो है प्रोफेसर फिशर के अनुसार, जो इन दोनों से हट के अपना एक परिभाषा दिया था। इनका एक सूत्र भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की परिभाषा के अनुसार से चले लोग तो अर्थशास्त्रियों ने चला तो था, लेकिन उतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुआ। लेकिन जब प्रोफेसर फिशर जब आए, उन्होंने जब अपना परिभाषा दिया, तब लोगों को लगा कि हाँ वाकई में ये दोनों के दोनों परिभाषा और प्रोफेसर फिशर का परिभाषा तीनों मिलकर के राष्ट्रीय आय को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब किस रूप में कर सकते हैं? आइए ध्यान दीजिए।
प्रोफेसर फिशर का इंपॉर्टेंट है, जरा सा आप याद रखिएगा। प्रोफेसर फिशर ये थोड़ा सा अलग परिभाषा दिए थे, और लोग उत्पादन की वस्तुओं पर ध्यान दिए थे, ये उपभोग की वस्तुओं पर, उत्पादन तथा उपभोग की वस्तुओं पर पूरी तरीके से ध्यान दिए थे। तो आइए इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया उसको भी देख लेते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है, इन्होंने कहा था वार्षिक राष्ट्रीय आय, वार्षिक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का, वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में, जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। इसको समझिए थोड़ा, इनका एक फॉर्मूला भी है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू व्यय प्लस उपभोग व्यय प्लस विनियोग। ये या दूसरा आपसे पूछ देगा y बराबर c प्लस आई, वेयर y इक्वल टू राष्ट्रीय आय, c इक्वल टू उपभोग प्लस व्यय और i इक्वल टू विनियोग। याद रखिएगा इनके अनुसार से ये कहते कि राष्ट्रीय आय अगर ज्ञात करना है तो किसी निश्चित अवधि मतलब एक वर्ष में जो भी वस्तु वहां पर उत्पादित हुआ उसका जो उपभोग हुआ मतलब हम उसका जो प्रयोग करते हैं उसके अनुसार से तथा हम जितना ज्यादा उसमें लगाते हैं उसके अनुसार से जो भी हमको प्राप्त होगा वह उस देश का हमारा क्या होगा, उस देश उस वर्ष का राष्ट्रीय आय होगा। मतलब वार्षिक राष्ट्रीय आय, वार्षिक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का मतलब जितना भी उस साल उत्पादन हुआ है उसका वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। तब यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफेसर फिशर का, जिसमें उन्होंने बोला था राष्ट्रीय आय इक्वल टू उपभोग व्यय प्लस विनियोग, जिसमें y इक्वल टू c प्लस आई, वेयर y इक्वल टू राष्ट्रीय आय, c इक्वल टू उपभोग व्यय और i इक्वल टू विनियोग। याद रखिएगा ये। अब इन तीनों के अनुसार से उन्होंने एक परिभाषा तैयार किया मिला करके। अब वो परिभाषा क्या है वह देखना जरूरी है। तो आइए ध्यान दीजिए उन्होंने परिभाषा क्या दिया था, क्योंकि अब जो परिभाषा है हमारे पास वो पूर्ण रूपेण अच्छा है, शुद्ध है। ये परिभाषा आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा और फिर नोबेल के अनुसार राष्ट्रीय आय का परिभाषा क्या हो, तो आप उसमें राष्ट्रीय आय का परिभाषा किसके अनुसार दोगे, प्रोफेसर मार्शल के, अल्फ्रेड के अनुसार। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। अब हम लोग जो राष्ट्रीय आय का परिभाषा लिखने जा रहे हैं वो ऊपरयुक्त तीनों के तीन अर्थशास्त्री जो परिभाषा दिए थे उस सब में बेस्ट क्या हो सकता है, सबको मिलाकर उसका जो निचोड़ निकाल करके परिभाषा तैयार किया गया है वह परिभाषा लिखते हैं। तो किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं द्वारा प्राप्त उसके मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं द्वारा
वस्तुओं और सेवाओं द्वारा प्राप्त उसके मौद्रिक मूल्य के योग को प्राप्त उसके मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये जो हमारा वित्तीय वर्ष है इसका बारे में हम बता चुके थे आपको, जो कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हमारा वित्तीय वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष। आइए इसको समझते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न वस्तुओं, मतलब जितनी वस्तु है और उनके सेवाओं द्वारा प्राप्त उसके मौद्रिक मूल्य, मतलब जो भी वस्तुएं निर्माण हुआ उसका, तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं मतलब जिनका उन्होंने उपभोग किया, विभिन्न वस्तुओं मतलब जिनका निर्माण हुआ, और विभिन्न सेवाओं जिनका उन्होंने उसका उपयोग किया द्वारा प्राप्त उसके मौद्रिक मूल्य के योग को, मतलब जो भी उसका मूल्य आएगा, जो भी हम जब उसको इंक्लूड करेंगे तो उसका जो मूल्य आएगा उसी के कुल योग को हम क्या कहेंगे? उस देश का उस साल में, मतलब उस वित्तीय वर्ष में उसका क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय आय का परिभाषा देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय का परिभाषा क्या होता है, प्रोफेसर पीयू के अनुसार राष्ट्रीय का परिभाषा क्या होता है, प्रोफेसर फिशर के अनुसार परिभाषा क्या होता है, जिसमें उन्होंने बोला था y = c + i, where y = राष्ट्रीय, c एक्सटेंड फॉर उपभोग व्यय प्लस i = वेरी, i = इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा। तो आज हो गया हमारे पास परिभाषा, हमने खत्म किया राष्ट्रीय आय का। कल की क्लास में हो सकता है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह हम लोग लेकर के या राष्ट्रीय आय का धारणा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।